अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अपनी शनाख्त की जंग लड़ती तहरीक इंसाफ के सामने अब पहाड़ जैसी एक और मुश्किल आन खड़ी हुई है। पहले बल्ले का निशान छीना गया, अब तहरीक इंसाफ से तहरीक इंसाफ छीनने की ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिए जाने के बाद यह सिंबल अब तक इलेक्शन कमीशन के पास महफूज है, तो अब तहरीक इंसाफ बतौर जमात कब्जा जमाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आज इस्लामाबाद में इस सिलसिले की पहली और सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी एक कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आई है। इस कॉन्फ्रेंस के रूह रवा अकबर एस बाबर वही हैं जिन्होंने इससे पहले भी तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ केसेस में नाको चने चबवाए हैं। इन केसेस में फॉरेन फंडिंग का केस, इंट्रा पार्टी इलेक्शन केसेस और इस समय दीगर केसेस शामिल है। अब जब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का निशान लिया जा चुका उनसे, और अकबर एस बाबर जिनका स्टेटस बानी रुकन का है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी समाअत के दौरान तस्लीम किया, वो पार्टी के दोबारा से इंतखाबात कराने और पार्टी की सरबराही हासिल करने के लिए सरगर्म हो चुके हैं। पीटीआई के बानी अरकान और सीनियर क़यादत जिन्हें इमरान खान ने साइडलाइन कर दिया था, उनमें वाइस एडमिरल जावेद इकबाल, साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन सईदुल्ला खान न्याजी और पंजाब चैप्टर के सदर बानी सदर भी शामिल है। और उन्होंने आज अकबर एस बाबर के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तजदीद अहद कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के वो अरकान शामिल हुए जिन्हें पार्टी ने साइडलाइन कर दिया था। इस इजलास में एक करारदाद भी पास कराई गई है, एक रेजोल्यूशन पेश हुई है और उसको भारी अक्सरियत से मंजूर कराने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट कराने का प्लान बन चुका है। आज इस कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और ख़ास तौर पर इस खिताब में जो उन्होंने वहाँ पर मौजूद अरकान से किया उसमें किस तरह किया, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बरान पे मुश्तमिल एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो कि ये बुनियादी जिम्मेदारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से संभालेंगे। पीटीआई वर्करों के बुनियादी आईनी और जमहूरी हक को बहाल किया जाएगा और पार्टी क़यादत का इंतखाब पार्टी वर्करों के हाथ में दिया जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के फौरी और इलेक्शन ऑफ कमीशन पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी की एक शफाफ इलेक्शन के बाद दरख्वास्त दी जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी तक उनके ऑफिस बेरर्स नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी मौजूद नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दिए जा चुके हैं और आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दिए जाने के बाद बल्ले का निशान वापस लिए जाने से मुताल्लिक एक तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है। और इस तफसीली फैसले में तमाम तर ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेश किए थे, उस वक्त जजेस की तरफ से दिए गए थे, उनको इस फैसले का हिस्सा बनाया गया है। बानी अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन एंडोर्स किया गया है। अकबर एस बाबर पीटीआई का हिस्सा है और पीटीआई की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है बिल्कुल कलअदम है, यानी इस वक्त ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी मौजूद है और ना ही सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि जो नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए थे उनके हवाले से भी एक कंट्रोवर्सी मौजूद है कि क्या उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपॉइंट किया गया या नहीं। ऐसे में इस स्पेस को, इस खला को पुर करने के लिए अकबर एस बाबर एक बार फिर मैदान में आ गए हैं और इस बात के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, बानी चेयरमैन पीटीआई के उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद अब दोबारा अकबर एस बाबर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सिंबल का मुतालबा भी करेंगे, यानी उनको बल्ले का इंतखाबी निशान दिया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रैक्टिकली, यानी बानी चेयरमैन पीटीआई की तहरीक इंसाफ से प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ छीने जाने का एक खदशा मौजूद है। खुद बानी रहनुमा पीटीआई अकबर एस बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अकबर साहब, इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट है। आज इस्लामाबाद के अंदर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान को इकट्ठा किया, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया, तजदीद अहद भी किया है। सबसे पहले तो बताइएगा कि आज ये कॉन्फ्रेंस किस बारे में थी और क्या क्या प्लान्स चॉक आउट किए गए? आज यकीनन एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी और इसमें पार्टी के बानी रहनुमाओं समेत जो साबका ओहदेदार थे वो भी आए और उन सब की तफसीलात भी मैंने बयान की हैं और इंशाल्लाह वो तफसीलात हम इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराएंगे। और एक करारदाद जिसमें मंजूर हुई, जिसमें बुनियादी तौर पे कॉन्फ्रेंस ने ये तय किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अब जिम्मेदारी हम संभालेंगे। उसके लिए जो अमली इक़दामात हैं, मसलन सेंट्रल प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और एक नए इलेक्शन कमीशन पीटीआई का उसको तश्कील भी देंगे। और हम समझते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ने जो पार्टी की मौजूदा कलअदम क़यादत के किसी नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद को यकसर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि ये सारी की सारी क़यादत जो है ये डिफंक्ट क़यादत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक की तो इलेक्शन कमीशन का फैसला यही था कि इन्होंने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का है वो नल एंड वॉइड है
और इन्होंने जो नोटिफिकेशन दी थी ओहदों के हवाले से वो तमाम कलअदम हो गई। तो इस वक्त ये तमाम जो ओहदेदार है ये गैर कानूनी तौर पे। अकबर साहब, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, जरा इसको समझाइए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कहते हैं हम कराएंगे, और आज आपने ये रेजोल्यूशन मूव की है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के हम कराने से क्या, यानी आप फाउंडिंग मेंबर्स जो अभी तक कॉर्नर्ड थे, पीटीआई का हिस्सा नहीं थे, अब उन्होंने मिलकर ये ठानी है कि इंट्रा पार्टी, और वही जो डिसग्रंटल्ड थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू भी पेश हुए, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा रहे होंगे, और साबिका ओहदेदारान जिनको आपने बुलाया उनमें क्या कोई जो आउटगोइंग बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो भी मौजूद थी? देखिए इसमें ऐसे लोग भी थे, मसलन जो शांगला से साबिक सदर थे डिस्ट्रिक्ट के, सारा साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, इसी तरह करक से, इसी तरह फैसलाबाद से, इसी तरह लाहौर से कुछ नुमाइंदगी हुई है, तो बड़े शॉर्ट नोटिस में। लेकिन हर शख्स की एक पूरी तारीख है पीटीआई के हवाले से। सईदुल्लाह खान नियाजी थे जो अभी भी मेरे साथ बैठे हैं, जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब के हैं और फाउंडिंग चेयरमैन के फर्स्ट कजन है, जिनके घर से पार्टी की। बट अकबर साहब, मेरा सादा सा सवाल ये है कि हाउ कैन यू डू इट विदाउट टेकिंग बानी चेयरमैन पीटीआई ऑन बोर्ड, विदाउट टेकिंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी ऑन बोर्ड? मैं बता रहा हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है पीटीआई की कानूनी तौर पे कि कोई ओहदेदार जो दावा करता है वो गलत है। सारे के सारे ओहदे और ओहदेदार जो है वो कलअदम हो चुके हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया तो जितनी नुमाइंदगी इन्होंने नोटिफिकेशंस किए थे वो खुद ब खुद कलअदम हो गए। अब आइन के मुताबिक जो सेक्रेटरी जनरल है वो ट्रांजिशन को प्लान करता है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में जो कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो उनका जो लिखा हुआ फैसला है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अब जब वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं तो नए सेक्रेटरी जनरल का कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो अप्लाई ही नहीं जा सकता। उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल नहीं है इस वक्त पीटीआई के? नहीं, वो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो उनको जिस तरह खड़े खड़े अगर किसी को नामजद कर देते, जिस तरह के पार्टी के चेयरमैन को भी तो नामजद किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि कोई नोटिफिकेशन, कोई खात, कुछ उन्होंने कहा जी मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये जो इस वक्त ओहदेदार है ये तमाम गैर कानूनी। अगर तो सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड मौजूद होता तो वो ट्रांजिशन है। अब चूंकि कंप्लीट वैक्यूम और वॉइड है तो हम ये जिम्मेदारी अपना रहे हैं ताकि हम इलेक्शन कमीशन को भी तश्कील देंगे पीटीआई का, और मेंबरशिप ड्राइव भी करेंगे, वोटर लिस्ट भी बनाएंगे, और इलेक्शन कमीशन को ये तमाम आज की जो मामला जो तय हुए हम उनके रिकॉर्ड में भी लेके आएंगे। लेकिन अब ये तो फैसला आप अपने तय कर चुके हैं, लेकिन पैरेलल जिन्होंने पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं, जो कहते हैं कि पार्टी हमारी है और हमारे पास एक सपोर्ट बेस है, बानी चेयरमैन पीटीआई की अपनी एक सपोर्ट और अपनी फैन फॉलोइंग है फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, वो भी पैरेलल चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, तो क्या फिर फड्डा होगा? जाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा ना, रेगुलेटरी बॉडी तो इलेक्शन कमीशन है। फिर हम उनके सामने अपनी गुजारिशात रखेंगे और ये लोग अपनी गुजारिशात रखेंगे। लेकिन द वे फॉरवर्ड तो यही है कि एक कंसेंसस बनाया जाए। हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चलना चाहते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमहूरी इदारा बनाया जाए, और ये वर्कर्स के हक पे जो डाका डाला गया है। बट अकबर साहब, हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर्स और हाउ मेनी वर्कर्स डू यू हैव एट द मोमेंट? क्योंकि पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज तो सपोर्ट बेस पे खड़ी हुई होती है ना, तो आपके साथ पूरे मुल्क में कितनी सपोर्ट है इस वक्त, कितने रजिस्टर्ड वोटर्स आज जो लोग आए थे उनके पीछे हजारों लाखों फॉलोइंग वाले लोग थे। यानी आज हमने ये कॉन्फ्रेंस की थी, हमने चीदा लोगों को इनवाइट किया था, ये बाय इनविटेशन थी। और याद रखिए कि जो लोग भी आए हैं उनकी तमाम तफसीलात रिकॉर्ड की गई हैं और इलेक्शन कमीशन में पेश की जाएंगी। इसके मुकाबले में अगर आप देखिए कि जिनका आप दावा करते हैं कि जिनकी लाखों और करोड़ों की फॉलोइंग है, उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर के एक नवाई गाँव में करवाया और बेनामी लोगों को खड़ा करके 2 दर्जन को नारे लगवाए कि कबूल है। तो वो कैसे काबिल कबूल है? वो कैसे ये दावा करते हैं? तो हमारे जो आज लोग हैं इनको पूरी पीटीआई जानती है कि इनके पीछे लाखों की फॉलोइंग है। और तो कब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा रहे हैं सर? हम अभी देखिए, अभी तो जाहिर है कि ये फरवरी 8 का मरहला गुजरेगा। इस वक्त हम एक और काम भी करने जा रहे हैं कि जो पीटीआई की जो टिकट्स की बंदर बांट हुई है, जो पीटीआई के टिकट्स को जिस तरह बेदर्दी से बेचा गया है, इस्तेमाल किया गया है, हम हर हल्के में कोशिश करेंगे, हमने कमेटियां बनाएंगे, निशानदेही करें कि जो पीटीआई के जेन्युइन वर्कर्स हैं उनकी हिमायत करें, उनकी निशानदेही करें और लोगों को बताएं कि ये लोग जेन्युइन पीटीआई के हैं, इनकी हिमायत की जाए। तो हम एक क्वालिटेटिव चेंज देख रहे हैं पीटीआई में, और इसके लिए हम इंशाल्लाह पूरी तरह से तैयार हैं। और आज जो ये कॉन्फ्रेंस थी एक संग मील हैसियत रखती है,
मुझे तो ऐसे लगा जैसा 25 अप्रैल 1996 में जब पीटीआई बनी थी, जो लाहौर के होटल में पहली, तो वो वाला माहौल था यहाँ पे। तो ये लोग बड़े यानी बानी चेयरमैन पीटीआई माइनस, वो पीटीआई माइनस, अब एक नई पीटीआई होगी, उसकी कमान अकबर एस बाबर साहब संभालेंगे, अब बल्ले का निशान भी आपके पास होगा। दैट्स व्हाट आई अज्यूम। नहीं, आप ये अज्यूम, आप जाहिर आपका इख्तियार है, लेकिन हरगिज हम फाउंडिंग चेयरमैन का जो मकाम है वो फाउंडिंग चेयरमैन का मकाम रहेगा। Nobody can take that away from him. जिस तरह हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग प्रेसिडेंट बलूचिस्तान है, सईदुल्लाह नियाज़ी फाउंडिंग मेंबर, फाउंडिंग प्रेसिडेंट पीटीआई पंजाब, nobody can take that away and we don't want to be in any way disrespectful. हमने किसी के साथ कोई वो नहीं करना, हमने सिर्फ लास्टली वेरी क्विकली उनको कोई मैसेज भिजवाया आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस कराने से पहले? लाउड एंड क्लियर मैसेज आज मीडिया के जरिए गया है, अब ये उनके ऊपर है कि उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा। और बड़ी डेवलपमेंट है कि अकबर एस बाबर साहब अब तजदीद अहद करने के बाद, एक रेजोल्यूशन पास करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने जा रहे हैं और उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी कराने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा होंगे, एक नई एग्जेक्टिव बॉडी बकौल उनके बनेगी, फिर बल्ले का निशान लेने के लिए वो मुतालबा भी करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, क्योंकि अभी बल्ले का निशान मौजूद है, वो निशान वो मुतालबा करेंगे कि उनको दे दिया जाए। यानी बानी चेयरमैन पीटीआई माइनस, पीटीआई ही माइनस, यानी वो पीटीआई जो बानी चेयरमैन पीटीआई है जिसमें वो अकबर एस बाबर को हिस्सा नहीं समझते, उन बानियान को हिस्सा नहीं समझते जिनको कॉर्नर रखा गया, अब वो जो है वो आगे पेशकदमी कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं और अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ छीने जाने का ही प्लान है। ये प्लान प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लीगल माइंड आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आबिद जुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आबिद जुबैरी साहब, आपने अकबर एस बाबर साहब की गुफ्तगू सुनी, कितना प्रैक्टिकल लग रहा है आपको? यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तहरीक इंसाफ से छीने जाने का प्लान है, बल्ले का निशान तो गया ही था, तहरीक इंसाफ भी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुमकिन तो कोई भी चीज है, लेकिन जो ये बाबर साहब जो हैं, पहले तो यही सबसे बड़ा इशू है कि वो मेंबर हैं इस पार्टी के नहीं, पार्टी के एक मेंबर्स हैं जिनकी एक चेयरमैन अभी अपॉइंट हुए हैं, उनको चेयरमैन, मुझे नहीं पता कि आज जो डिटेल रीजंस आए, उनको चेयरमैनशिप से तो नहीं हटाया गया गौहर को, तो चेयरमैनशिप से हटा दिया गया ना, आज हटा दिया गया। जी देखिए, चेयरमैनशिप से तो उस दिन ही हट गए थे जिस दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नल एंड वॉइड हो गए थे। अच्छा, ये उसमें इलेक्ट हुए थे चेयरमैन? आई डोंट थिंक सो। जी उसी में इलेक्ट हुए थे जी। अच्छा ठीक है, चलें जो भी है, लेकिन वो पार्टी का अपना है, लेकिन उनके सेक्रेटरी जनरल भी हट गए फिर आपके हिसाब से? मुझे ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी इस वक्त मौजूद नहीं है सर, मौजूद ही नहीं है, तो ठीक है, लेकिन जो उनके लोग हैं वो आएंगे, वो अपना ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, और वो अपने आप की फिर अपनी इंटर पार्टी इलेक्शन। देखिए, जो भी चीज करनी है इनको, वो इनका आईन है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो तरीकाकार मुरतब किया गया हुआ है उसके हिसाब से चलना है। अब उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ने कहा था, एक अलादम करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, उनके डिसीजन को, उससे लेकिन की पार्टी तो खत्म नहीं हो गई, उनका आइन तो अभी बरकरार है। तो आइन के अंदर जो लोग हैं वो, उनको चाहिए कि वो आके अपना इस प्रोसेस को करें और उसके हिसाब से। देखिए सर, पार्टी स्टिल स्टैंड्स देयर। बात ये है कि इस वक्त जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि पार्टी पे ओनरशिप उनकी ज्यादा है, और जो इस वक्त जो पार्टी है जिसको बानी चेयरमैन पीटीआई हेड करते हैं या वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो ये कहते हैं ऑब्वियसली हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद लाखों में है, पार्टी हमारी है और ये लोग पार्टी का हिस्सा नहीं है। अब जो बानी मेंबर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंडोर्स किया ये अपनी लास्ट हियरिंग के अंदर कि ये लोग फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इनको निकाला नहीं गया, तभी तो वो पिटीशन ना सिर्फ एक्सेप्ट हुई बल्कि बल्ले का निशान वापस हो गया। अब ये फाउंडिंग मेंबर्स इकट्ठे होकर सर ये कह रहे हैं कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे और उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नताइज को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर कर देंगे। तो प्रैक्टिकली तो फिर बानी चेयरमैन पीटीआई से पार्टी लेकर इन फाउंडिंग मेंबर्स के पास जा रही है। देखिए, पहली बात है कि फाउंडिंग मेंबर कौन है, पहले उनका डिसाइड करना मुझे नहीं मालूम। देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसको जो करना है वो पीटीआई के लोगों को करना है, और पीटीआई का एक आईन है उनकी पार्टी का, उसके अंदर जो तरीकाकार दिया, वो फाउंडिंग मेंबर है नहीं है, उसका कोई रोल है, ये देखना पड़ेगा। आईन ना मैंने देखा है ना आपने देखा है, उनके आईन के हिसाब से जो तरीकाकार है। अभी उनके इलेक्शंस को सिर्फ उन्होंने कलअदम करार दिया है, और उन्होंने कहा तो जो लोग वहां हैं वो दोबारा से इलेक्शन करवाए और अपना उससे करें, उसके जो उन्होंने रोका थोड़ी है इलेक्शन कराने। अच्छा सर, मेरा क्योंकि कानूनी नुक्ता है ना इसके ऊपर, अब इलेक्शंस कौन कराए? पीटीआई कराए? ये तो नहीं कहा कि ये पीटीआई के, क्योंकि इस वक्त कोई फंक्शनल बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, तो किसने इलेक्शंस कराने सर?
देखिए मैं नहीं समझता, देखिए अनफॉर्चुनेटली मैंने वो उनका आईन नहीं देखा, उसके अंदर कुछ लोग होंगे, इलेक्शंस होते हैं, तो अभी जो अगर इवन इलेक्शंस उनके सही नहीं हुए, लेकिन जो उनके उस इलेक्शन से पहले जो ओहदेदार थे वो तो खत्म नहीं हो जाते। तो अब जैसे उमर अयूब साहब थे, वो सेक्रेटरी थे, उस जनरल थे, वो उससे पहले भी थे, तो वो जो आउटगोइंग कमेटी होती है वही कराती है इलेक्शन। जनरल देखिए कोई भी इलेक्शन चाहे बार एसोसिएशन किसी का होता है, जो आउटगोइंग बॉडी होती है वही कराती है, वो कलादम तो नहीं हो जाते। अगर इलेक्शन वो कोर्ट होल्ड भी कर ले या कोई और कि जी इलेक्शन सही नहीं होते तो आउटगोइंग बॉडी ही उसी को आगे चलाएगी, नई लोग तो आ ही नहीं होते। तो आउटगोइंग बॉडी के जो लोग थे, जो ये लोग उसमें से जा रहे थे, जब इलेक्शन होने चाहिए उन्हीं को इलेक्शन कराने का होगा, और यही उनके आईन में लिखा होगा कि आउटगोइंग बॉडी जो है वो अपने इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन कराएगी। तो ये एस बाबर साहब और एक्स बानी आके वो कुछ भी करते रहे, वो आउटगोइंग कमेटी नहीं थे, आउटगोइंग कमेटी ही इलेक्शन कराएगी सर। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, अकबर एस बाबर हूं या कोई और फाउंडिंग मेंबर, लेकिन अनलेस उनके आईन में कुछ इस तरह की बात है। लेकिन आप खुद बताइए ना, कोई भी जहां भी इलेक्शन होता है, कोई नेशनल हो, प्रोविंशियल हो, आउटगोइंग हमारे यहाँ केयर टेकर सेटअप है, वो आज उससे पहले केयर टेकर नहीं होता था, आपको याद होगा, तो आउटगोइंग जो लोग होते थे वही इलेक्शन कराते थे। उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन लव हेट रिलेशनशिप की एक तवील दास्तान है। कब बाहम शीरो शकर हो जाएं और कब बाहम दस्तो गरेबा हो जाएं, ये सब कुछ वक्त पर मुनहसर है। ये लव हेट रिलेशनशिप जो लेट 80s में शुरू हुआ, ये शद्दो मत के साथ एक राइवलरी 90s और लेट 90s में भी जारी रही। फिर हमने देखा कि एक दूसरे के करीब आते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, एक दूसरे के गुण गाए जाते हैं, मियाँ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब भी एक दूसरे की तारीफें करते हैं। फिर अचानक 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विफाक में हुकूमत बनती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में होती है। फिर तनकीद का रुख पंजाब से पीपल्स पार्टी की तरफ मुड़ता है, वहाँ से तनकीद नून लीग पर होती है और एक नया सिलसिला चल निकलता है। किस वक्त स्ट्रेटेजिकली कौन सी मूव खेलनी है। और अब रिसेंटली हमने देखा कि पीडीएम की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थे, लेकिन एक बार फिर जैसे ही इंतखाबात आए हैं तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों आपस में तनकीद के नश्तर बड़ी शद्दोमत से बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली जो टॉप टियर है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का, वो किस तरह एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर बरसा रहा है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन सियासी कैदी रहे। मशवरा देना चाहता हूं कि जहां पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। जियाउल हक वाला नून लीग है, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त करते हैं। जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। वो कहते हैं मुझे 34 बार बनाए तो फिर मैं आपको तालीम के इदारा दूंगा, आप मुझे 34 बार बनाए फिर मैं आपको सेहत का इलाज दिलवाऊंगा, फिर मैं अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाऊंगा। आए जरे कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था। 3 बार 5-5 साल की हुकूमत दी, टोटल कितने साल बने? 15 साल। इन आधी अधूरी हुकूमतों में कभी 2 साल, 3 साल और 4 साल, इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। 1500 चौथी बार लड़ रहा है, वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहे हैं नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया, सिर्फ कागज पे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर नहीं दे दिया। अब ये बिलावल भुट्टो हो, पंजाब में कैंपेन किए हुए पूरे पंजाब में जलसे कर रहे हैं, तनकीद का रुख पीएमएलएन की तरफ है, तो दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आना भी शुरू हो गया। यानी अब तक जो दिफाई हिकमत अमली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनाई हुई थी और खामोशी की हिकमत अमली थी, अब खामोशी का रोज़ा आज तोड़ा है। मरियम नवाज भी बरसी हैं और शहबाज शरीफ साहब मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने भी बिलावल को रिस्पॉन्ड किया है। ये टॉप टियर तो कर रहा है, सेकेंड टियर लीडरशिप भी आपस में आमने सामने दिखाई देती है। बिजली फ्री देने का ऐलान किया तो सारे हमारे मुखालिफ बौखला गए और उसके पीछे पीछे वो चौथी दफा के ख्वाब देखने वाले भी आ गए, वो और जमातें भी आ गई कि हम भी बिजली फ्री देंगे। बिजली
के बिल भी कम होंगे और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। ये जो बादशाहत का ताज सर पे इलेक्शन से पहले सजा के बैठे हुए हैं, जिनके नजदीक पंजाब के अवाम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो इनको और इनकी नस्लों को वोट दें, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब से इनके पैर उखड़े। पंजाब में आके सियासत करना चाहते हो, आओ अपने लाड़ खाने का मेरे नारोवाल से मुकाबला कर लो। अगर मेरा नारोवाल तुम्हारे लाड़ खाने से कम हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, लाड़ खाना मेरे नारोवाल से कम होगा तो तुम सियासत छोड़ देना। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब रफीक अहमद रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रफीक रजवाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये गुफ्तगू आपने सुनी, दोनों तरफ से कोई फूल नहीं बरस रहे हैं, ये तनकीद के नश्तर बरस रहे हैं। पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, दोनों बाहम दस्तों करे। भाई, ये कोई स्ट्रेटेजिक मूव है, ये तय कर लिया है कि क्योंकि इलेक्शन में है तो अब मसलहतन एक दूसरे पर तनकीद करनी है, क्योंकि रिसेंटली PDM हुकूमत के अंदर तो एक दूसरे के गुण गाते थे। देखें जी, हमारी तो अभी आप इंट्रो में कह रहे थे हमारी दिफाई पॉलिसी थी और हमने सोचा हुआ था कि हमने ये कीचड़ उछालने वाली बात नहीं करनी और ना ही किसी बात का जवाब देना है। ये नामुनासिब बात है। लोग अपनी अपनी क़यादत चुनने के लिए जा रहे हैं तो अब हमें एक दूसरे को बुरा भला कहे, इट डजंट साउंड गुड। मगर क्या करें, अब बिलावल साहब मतलब है कि वो बिल्कुल ही फुल स्पीड पे जा रहे हैं, थ्रॉटल पे जा रहे हैं और मियां साहब को चैलेंज भी दे रहे हैं और ये नहीं देखते मैच्योरिटी का लेवल है, अपनी अपनी उम्र का तकाजा है, ये जवान लीडर हैं, आगे इनकी तरक्की के बड़े चांसेस हैं। तो आज इस तरह से ये जबानी टकराव नून लीग की क़यादत को किस बात ने गुस्सा दिलाया है, क्यों तैश में आ गए एकदम से? सुन तो ले ना, सुन तो ले, ये एक पॉलिटिकल गेम है और ये सियासत है और फिर आजकल इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। अब उसका जवाब ना दे, खामोश रह जाए तो फिर कहते हैं देखें जी उनके पास जवाब नहीं बनता। अब जवाब दे तो अब आप भी कह रहे हैं कि आप क्यों उसकी बात का गुस्सा नहीं करते। जवाब तो फिर बाद खामोशी ही जवाब होता है, मगर वो एक आध दफा बंदा कहे खामोश हो जाए, 2 दफा कहे खामोश हो जाए। जब खामोशी जवाब सही ना बन सके तो कोई न जवाब उसके मुकाबले में जवाब तो देना पड़ता है। जवाब बड़ा सिंपल है कि चौथी बारी की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल ये बात शायद किसी ने की है या नहीं की। तो पीपल्स पार्टी के अदवारे हुकूमत देख ले कितनी दफा वजारत उज़्मा उनके घर में गई। ठीक है जी, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक तारीख दोहरा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तरक्की की बात करें, आइए कराची को लाहौर से मिला ले। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं कोई क्रेडिट ही ले रहा, तो ऐसी बात ना करें जिसमें। लेकिन सर, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है सर। जब वजारत उज़्मा उनके पास थी, आई स्टिल रिमेंबर 2008 में आपके पास पंजाब की हुकूमत थी, वजारत आला आपके पास थी, and I still remember those statements given by the then Chief Minister पंजाब शहबाज शरीफ साहब, पेट फाड़ेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे, इस तरह के स्टेटमेंट्स। उसके बाद जी, यस यू आर राइट। और बात यह है कि आगे बेहतर होना चाहिए ना, अब इस पॉलिसी को छोड़े। अब हमने तो शुरू नहीं किए, बिलावल साहब ने शुरू किए, तो मैं मुनासिब नहीं समझता। बिलावल साहब से मेरी यही गुजारिश होगी कि आप जो है ना अपनी पार्टी की खूबियां, अपनी अचीवमेंट है तो बताएं। नहीं सर, देखिए आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं सर, आप तो इन मामलात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आगे ठीक होने चाहिए और होंगे भी। ये कोई नई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के ऊपर गरज बरस रहे हो, स्ट्रेटेजिकली बरसते हैं। उसके बाद हुकूमत की जब बात आती है तो इकट्ठे भी हो जाते हैं। अभी PDM हुकूमत में इकट्ठे थे, जब NRO हुआ इकट्ठे थे, एक दूसरे की तारीफें करते थे। तो अब फिर यही लग रहा है कि लाइकली आगे हुकूमती सेटअप में भी इकट्ठे होंगे। वो बात आपकी ठीक है, मगर बात यह है कि सियासत को कोई बेहतरी की तरफ रिफाइंड पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हमने तो कुछ नहीं कहा ना, हम तो बड़ा मोहतात हैं, मगर अब जवाब भी तो देना है। कब से ये बात चल रही है, कई दिनों से चल रही है, आखिरकार हमने जवाब देना है। तो सर, पीपल्स पार्टी सरप्राइज दे सकती है पंजाब में नून लीग को? आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी को सरप्राइज दे सकती है PMLN को पंजाब में? कोई सरप्राइज आ सकता है? देखिए, मैं इसमें कोई मतलब है बूस्ट नहीं करता, ना मैं कोई बड़ा दावा कहता हूँ, मगर मुश्किल काम है। देखिए, लेकिन पीपल्स पार्टी जिस अंदाज में मूव कर रही है, ये जलसे कर रही है, ये बिलावल साहब क्राउड पुल कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं विफाक के अंदर कोई ना कोई शेयर निकाल पाएगी पीपल्स पार्टी और PMLN को कहीं ना कहीं टफ टाइम तो दे रही है? कुछ सीटें जो इनकी इलेक्टेबल्स की है, मुश्किल सीटें होती है, वहां पे मैं समझता हूँ शायद ये ले जाएं। बाकी मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता पीपल्स पार्टी को, बट जो अब तक का रिकॉर्ड आज भी पीपल्स पार्टी का जिन हलकों में हमारा
हम रहते हैं जिन हल्कों में, वहां भी पीपल्स पार्टी का बाद देहात के इलाकों में, मसलन यूसुफ गिलानी साहब हमारे देहात के हल्के से लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में जो है ना अपना हमारी पार्टी के हैं, अपना नून लीग के भी हैं और पीटीआई के भी कैंडिडेट है। बात ये है कि वो कुछ इलेक्टेबल्स लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के शायद इलेक्ट हो जाए। ओवरऑल जो एक मतलब एक ग्राफ है पीपल्स पार्टी का पंजाब में, ये हकीकत की बात है। ऐसे ही मैं अगर पीपल्स पार्टी का सिंध में ग्राफ की बात करूं तो वहां सिंध में पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा होंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को उधर कोई इतनी बड़ी थ्रेट जीटीए या किसी और से वो नहीं है, इसीलिए पीपल्स पार्टी इज नॉट ए थ्रेट। बहुत शुक्रिया। रफीक अजवाना साहब मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। स्ट्रेटेजिक मूव है और वो कहते हैं कि होना भी यही चाहिए कि इकट्ठे चलें और अल्टीमेटली इकट्ठे नजर भी आते हैं। तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन जाने, प्लान ए और प्लान बी के नाकाम होने के बाद इस पार्टी की क़यादत को आज़ादाना इलेक्शन लड़ने की कोई राह दिखाई नहीं दे रही। क़यादत की जानिब से दावा तो किया जा रहा है कि उनके पास तमाम मसाइल का हल मौजूद है और उनके पास प्लान सी भी है। प्लान सी के तहत तहरीक इंसाफ की अकाबरीन ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन से कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और साथ ही वो बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले को चैलेंज करें। लेकिन उस वक्त तक पीटीआई की जानिब से इन दोनों तजावीज़ पर कोई हकीकी पेशरफ नजर नहीं आ रही। 8 फरवरी के बड़े सियासी मैच के लिए तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी तो मैदान में मौजूद हैं, मगर क्या इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की अदालत में अपना मुकदमा रखने के काबिल रही भी है या नहीं? तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मुल्क भर में आज़ाद उम्मीदवारों के लिए रखे गए इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके हैं। कुछ ऐसे इंतखाबी निशान हैं जिन पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे शुरू हो चुके हैं। किसी जमात के लिए मुल्क भर के हर हल्के में एक नए इंतखाबी निशान को वोटर तक पहुंचाना जहां एक बड़ा चैलेंज है, वही इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ने के आईनी और कानूनी नताइज अलग हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस काफ़ी महदूद हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन ये भी जानते हैं कि इंतखाबी निशान वापस लिए जाने से उनका पत्ता तकरीबन कट चुका है। ना तो उनके पास इलेक्टेबल्स हैं और ना ही पार्टी का निशान है। 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन के मुहर्रकात से नाबल्द उम्मीदवार पुराने और मजे हुए सियासी खिलाड़ियों के दावपेच का सामना नहीं कर पाएंगे। ये भी कयास आराइयां हो रही हैं कि मौजूदा हालात में पोलिंग स्टेशन में हर वोट पर पहरा देने वाला पोलिंग एजेंट बिठाना तहरीक इंसाफ के लिए आसान नहीं होगा। अगर ये जमात इन मराहिल को अबूर कर भी ले तो भी तहरीक इंसाफ को अपने जीते हुए आज़ाद अरकान को संभालना जान जोखों का काम होगा, क्योंकि बाकी सियासी जमातें तो अभी से इन आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते कर रही हैं। और वही ये भी कयास आराइयां उरूज पर हैं कि बेशतर रिहा होने वाले और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार इसी कमिटमेंट पर बाहर आए हैं कि वो जीतने के बाद इसी जमात में जाएंगे जिसका उन्हें पावरफुल हल्कों की जानिब से इशारा दिया जाएगा। इन तमाम मुश्किलात के बाद ऐसा महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ जल्द या बतेर इलेक्शन से बायकॉट का ऐलान कर सकती है। ये बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है कि पीटीआई इलेक्शन से बायकॉट का ऐलान कर दे, जिसके बाद वो मकामी और आलमी तौर पर एक नया और पहले से ज़्यादा मजबूत बयानिया बनाने की पोजीशन में आएगी। तहरीक इंसाफ अपने बैरूनी चैप्टर्स के जरिए इस मूव के साथ ये बयानिया बनाएगी कि मौजूदा इलेक्शंस की कोई साख नहीं है, क्योंकि इन इलेक्शंस में मुल्क की एक बड़ी पॉपुलर जमात को इलेक्शन से दूर रखने के लिए हरबा आजमाया गया है। इस बयानिए की आड़ में वो इदारों के साथ मज़ामत की एक नई जंग भी शुरू कर सकती है, जिससे उनके बयानिए को मज़ीद पॉपुलैरिटी तो मिल सकती है, लेकिन हालात मुल्क के लिए एहतजाज, जलसों, सोशल मीडिया के जरिए से यकीनन को अच्छे नहीं होंगे। यानी मुल्क को एक बार फिर अदम इस्तेहकाम की जानिब गामजन करना डालना और आलमी मीडिया डोरा पीटना की ज़्यादती हुई है, ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा और साथ ही आम इंतखाबात 2024 को सबूताज करने की एक कोशिश भी हो सकती है। निगरान हुकूमत यह समझती है कि सरकारी मुलाजमीन को दी जाने वाली रकम जो पेंशन की मद में दी जाती है वो सरकारी खजाने के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। शायद इसी वजह से अब निगरान हुकूमत इन पेंशन से छुटकारा हासिल करना चाहती है और इसके लिए कुछ इस्लाहात हैं जो हुकूमत ने तजवीज़ भी कर दी हैं और स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल के सामने ये इस्लाहात पेश भी की जाएगी। अब इन इस्लाहात से मुताल्लिक आपको बताएं कि जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि 2020 में जो सिफारिशात की गई थी उनको एक दफ़ा फिर जो है वो फोर्सी किया गया है और अब जो प्रपोज की जा रही है, माली साल 2023 में 609 बिलियन रुपए थे, लेकिन माली साल 2024 में 32% का इजाफा इन पेंशन में हुआ, 801 बिलियन रुपए तक पहुंच गया ये बोझ। और फौजी पेंशनर्स के लिए पेंशन का बिल माली साल 2023 में जो 447 अरब रुपया था वो बढ़कर 2024 के लिए 563 अरब रुपए हो गया, यानी 26% इजाफे के साथ इस साल 163 अरब रुपए से बढ़कर 228 अरब रुपए तक पहुंच गया। ये बोझ है जो तकरीबन 40% का इजाफा जाहिर करता है, लेकिन अब इसमें कुछ कटौतियां लगाई जा रही हैं ताकि पेंशन के फवायद को मजीद कम किया जा सके। मिसाल के तौर पर हुकूमत ने पे एंड पेंशन कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी हुकूमत की मुलाजमीन की रिटायरमेंट से कबल सर्विस के आखिरी 36 माह के दौरान हासिल काबिल मराद के 70% की बुनियाद पर मजबूरी पेंशन के हकदार होंगे
और पेंशन में कोई भी इजाफा रिटायरमेंट के वक्त तय की गई पेंशन पर दिया जाएगा। इसके अलावा खानदानी पेंशन शरीके हयात की मौत में उसके हकदार होने के बाद सिर्फ 10 साल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत तक के लिए अहल ख़ानदान के बाकी अफराद के लिए काबिल अमल होगा और शुहदा के केस में ये मुद्दत 20 साल होगी और अगर कोई बच्चा माजूर हो तो पेंशन उम्र भर हासिल कर सकेगा। ये कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस इस हवाले से तय कर ली गई हैं और ये फ्रेमवर्क है जो निगरां हुकूमत तय कर जो सरकारी खजाने पर पेंशन की मद में रकम का बोझ है उससे छुटकारा हासिल किया जा सके और कर्ज दहिंदगान की रकम भी जो है वो उनको जो है मौके पर लौटाई जा सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।